सबसे पहले एक अहम वाकया ये कि यकुम मार्च को अल्ताफ हुसैन साहब की एक लाहौर सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक समाअत है, वो लगी हुई है यकुम मार्च को। जो न्यू केसेस की लिस्ट है, सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप जाइए तो न्यू केसेस की लिस्ट में जो 6 नए केसेस उस दिन समाअत के लिए रखे गए, उसमें छठे नंबर पर यह केस रखा गया है आफ्ताबुद्दीन वर्सेस आफ्ताबुद्दीन साहब, जिन्होंने पटिशन दायर की है, और वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे। अमूमी तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब के केस के हवाले से जब उन पर पाबंदी आयद की गई सन 2015 में, 2016 में नहीं, अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदी आयद की गई वो 2015 में पाबंदी आयद की गई। हैरत अंगेज तौर पर जो 2015 में आपने पाबंदी का सुना होगा कि ये जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हैं, जिनकी आजकल ऑडियो लीक हुई है, उन्होंने ही अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से फैसला दिया था। मगर सवाल यह है कि जिस तरीके से इनको फोन कॉल्स की गई कि ये फोन कॉल पर ये मुकदमे सुनते हैं, तो अल्ताफ हुसैन के लिए किसने फोन कॉल की थी? चार बड़े अहम किरदार हुआ करते थे उस जमाने में। सन 2014 से लेकर नवंबर 2016 तक, दिसंबर 2014 से लेकर नवंबर 2016 तक, इन 2 सालों के अंदर बड़े अहम किरदार ओहदों पर फाइज थे। सबसे पहला ओहदा था जनरल राहिल शरीफ साहब का, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त। दूसरा बड़ा अहम किरदार था नवीद मुख्तार साहब का, जो कि कोर कमांडर कराची कोर 5 थे, और बाद में वो चले गए आईएसआई के सरबराह बन गए रिजवान अख्तर की जगह। उस जगह पर पहले आईएस, और तीसरा था रिजवान अख्तर साहब, जो कि डीजी आईएसआई हुआ करते थे। वो पहले डीजी रेंजर्स हुआ करते थे, सन 2012 से 2014 तक होते थे, और उसके बाद वो डीजी आईएसआई थे। और चौथा अहम किरदार था बिलाल अकबर साहब, यानी कि जो कि डीजी रेंजर्स थे। अब जो ये एमक्यूएम के खिलाफ सारा ऑपरेशन हो रहा था और अल्ताफ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद की जा रही थी, उसमें जो ऑपरेशनल एक्टिवेशन थी, जो सिंध की हद तक, खासतौर पर कराची और उसके हदूद के अंदर थी, वो देखा करते थे बिलाल अकबर ऑपरेशन, गिरफ्तारियां, ये वो डीएसआर, सब सब वगैरह 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 वगैरह। नवीद मुख्तार साहब जाहिर सिंध कोर 5 को कमांड किया करते थे, और रिजवान अख्तर साहब आईएसआई को लीड करते थे। अच्छा, और राय शरीफ साहब उनके ऊपर थे। अब क्योंकि ये पाबंदी लाहौर में लगी, तो जाहिर सी बात है कि एज अ कॉप कमांडर्स, अगर आप सिचुएशंस को देखिए, तो डीजी रेंजर्स वहां तक का इख्तियार नहीं था। जो कॉप 5 के कमांडर थे, यानी कि नवीद मुख्तार साहब, उनका नहीं था। और उसमें जो अहम किरदार था वो था आईएसआई चीफ रिजवान अख्तर साहब का। रिजवान अख्तर साहब उस वक्त इस सारे ऑपरेशन को लीड किया करते थे, और वही सबसे ज्यादा नाला हुआ करते थे, बुरा समझा करते थे कि जब अल्ताफ हुसैन साहब का ऑपरेशन होता था और अल्ताफ हुसैन नाम लिया करते थे, जैसे अभी ये लोग सब नाम लेते हैं, तो इस तरह पहले वो नाम लिया करते थे। और जब वो नाम लिया करते थे, मार्च 2015 में, दिसंबर 2014 में कौन बन गया आईएसआई चीफ? ये रिजवान अख्तर साहब। अब रिजवान अख्तर साहब 2015 के मार्च में एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब भी मौजूद होते हैं। कराची में एक बड़ी अहम मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद इशरतुल इबाद साहब से कहते हैं कि जनाब, आप ये बयानात का सिलसिला बंद करवाइए। बड़ी अंदर की खबर आपको दे रहा हूं। इशरतुल इबाद साहब लंदन बात करते हैं, मामला तय हो जाते हैं, और ये बयानात का सिलसिला 2015 में ये सारा मामला होता है। दिसंबर 2014 में जब ये इख्तियार पर आते हैं, उस वक्त से लेकर रिजवान अख्तर साहब की हर मुमकिन कोशिश ये थी कि 2015 के शुरू से लेकर 2015 सितंबर में अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगी है, उस पूरे सिलसिले के अंदर उनकी पूरी तवज्जो, फोकस ये था कि अल्ताफ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी, वो उनकी तकरीर से बहुत नाला थे, और वो उस पर पाबंदी आयद की जाए। तो जो सारा सिलसिला था वो वहां से पाबंदी उन पर लगी 2015 में, और उसके बाद आसमा जहांगीर उनके केस को देखने लगी। और फिर हुआ ये कि 2016 आता है, और 2016 में तकरीर का वाकया होता है, और फिर अल्ताफ हुसैन की सरगर्मियों पर पाबंदी हो जाती है। 2016 से लेकर 17, 18, 19, 20, ये 4 साल वो 4 साल हैं
कि जब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से कोई पटिशन दायर करना तो दूर की बात है, अल्ताफ हुसैन साहब का नाम लेना भी उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था। उस जमाने में जब मैं वीलॉग्स किया करता था, मैं रेडियो पर शोज किया जाता था करता था, तो मुझ पर बहुत शदीद रिस्ट्रिक्शंस थी। और उसके बाद सन 2021 के अवाखिर में और 2022 में अल्ताफ हुसैन साहब की सरगर्मियों में यहाँ इजाफा होता है, और उनके लिए उनके हिमायत के लोग बाकायदा सड़कों पर भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। और सड़कों पर नजर आते आते अब वो पटिशंस भी दायर करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कराची के अंदर हो, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो, सब जगह वो पटिशंस दायर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद निसार पंवर साहब पटिशन दायर करते हैं। निसार पंवर साहब की जिस दिन समात होती है उससे एक रात पहले वो उनको लापता कर दिया जाता है। 30 दिन के बाद वो बाजियाब होते हैं और उनका केस जो है वो सुना नहीं जाता और उसमें नया ऑब्जेक्शंस खड़े कर दिए जाते हैं। अच्छा, फर्क क्या है कि पहले कोई बात नहीं कर रहा था, फिर निसार पंवर साहब आ गए मैदान में। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनका केस शुरू होता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर असल मामला होता है कि अल्ताफ हुसैन साहब के शनाख्ती कार्ड के बहाली के लिए मामला शुरू होता है, और वो बहाली के बजाय ये बहस शुरू हो जाती है कि भाई ये एमक्यूएम किसकी है। अच्छा, इसी दौरान लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब को 22 अगस्त के केस में बरी कर दिया जाता है। अब यहां से दूसरा मसला खड़ा होता है। अब उसके बाद जो शख्स वहां पटिशन दायर करता है, बहरहाल वो मोमिन खान साहब वगैरह वहीं पर मौजूद हैं। उसके बाद एक और पटिशन इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होती है जो अल्ताफ हुसैन साहब की पाबंदी के हवाले से। वो है दानिश साहब कोई वहां पर पटिशन दायर करते हैं, उस पर एक एतराज लग जाता है, वो फिर मामला पैमरा की वो तकरीर के हवाले से लग जाता है। अच्छा, मीनवाइल इसी दौरान जो है वो इनका बाइकॉट की भी कॉल्स आती है। वो उनकी उनकी उनका डिस्कशन जो है वो टीवी चैनल्स के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब का शुरू हो जाता है। और अब पिछले एक साल के आखिर तक, यानी कि आप पिछले साल के अक्टूबर से लेकर अब तक अगर देखें तो अल्ताफ हुसैन साहब का अब डिस्कशन बाकायदा टीवी में शुरू हो गया, उनके बाइकॉट का भी बात होना शुरू हो गई। अब आइए इस पटिशन पर। अब इस पटिशन से हम 5-6 सवालात उठाते हैं जो हमने माजी से सीखा। सबसे पहले हमने माजी से क्या बात सीखी कि क्या बाहर का दबाव फोन कॉल्स कर कर मैनेज होगा, ये नुक्ता देखने वाला है, जिसमें अब क्योंकि इस्लामाबाद की पटिशंस या दीगर पटिशंस के बाद ये मामला जरा कम नजर आ रहा है। दूसरा नुक्ता इसमें जो सवाल उठता है, जो खबर का आंसर निकलता है, कि अभी तक जिन लोगों ने पटिशंस पहले निसार पंवर साहब ने दी थी तो उन्हें लापता हो गए थे, लेकिन अभी जो माजी के कुछ वाकयात हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको उस केसेस से रिहा कर दिया गया। तो जिस तरीके से माजी के अंदर बकौल हमारे इमरान खान साहब के या दीगर लोगों के नामालूम अफराद कोर्ट्स को मैनेज करते रहें, अदालतों को मैनेज करते रहें, क्या वो होगा या नहीं होगा। तीसरा सवाल जो इसमें होगा कि क्या फिर एतराज लगाकर किसी और नई बहस को शुरू कर दिया जाएगा, क्या रोज की बुनियादों पर इसकी समाअत होगी, जिस तरीके से इमरान खान के केसेस की रोज की बुनियाद पर समाअत हो रही है। तो अब अगले जो 3 दिन है, यानी कि आज तारीख है 27 खत्म हो चुकी, 28 शुरू हो चुकी, सॉरी 27 शुरू हो चुकी है, 27 और 28 का महीना है। तो अब हमें तलाश करने हैं 5 सवाल। 5 सवाल में पहला सवाल ये कि क्या जिस तरीके से पहले चीजों को मैनेज किया जाता था या जाता रहा है, क्या इस बार भी चीजों को मैनेज किया जाएगा। हम सबको इस पर निगाह रखनी है, खबर का आंसर है। दोम ये कि जिस तरीके से पहले लोगों को लापता हो जाते थे जो पटिशन जो दायर हुई थी, क्या इस बार भी ऐसा होगा। तीसरा सवाल यह है कि क्या जो इस जज साहिबान जो हैं वो प्रेशर के बगैर होंगे, जिस तरीके से पहले प्रेशर देखा गया कि वो असल नुक्ते पर बात करने की बजाय किसी और तरफ नुक्ते पर बात कर दी गई। फिर चौथा सवाल ये होगा कि क्या जो लोग भी इसमें पटिशन में हैं और क्या वो लोग किस हद तक इसको परसू करेंगे। और नंबर 5वां सवाल ये होगा कि क्या ये रोज की बुनियादों पर ये समाअत होगी या नहीं होगी। इन 5 सवालों तो से आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर नामालूम सियासत किस हद तक एक्टिव है और किस तरीके से वो एक्टिवेशन कर रही हैं। जो पिछले 5-7 सालों में अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से फर्क आया वो हमने वाज़ेह तौर पर पिछले साल महसूस किया है।